दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 6 से जो 10 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका अध्यापन करवा रहे हैं। तो अगला चैप्टर है अपना राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और आपने पटवारी के पेपर में भी देखा होगा एग्ज़ाम का लेवल। तो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। यानी कि जो राजस्थान पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया था, तो उससे यहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों में बदलाव आए। अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। यानी कि अंग्रेज जो किसान थे उनके प्रति निरंकुश होने लगे, यानी कि उन पर तरह तरह के दबाव डालने लगे, कर लगाने लगे। साथ ही अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। और क्या अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो उनके सामने व्यापार करें। इस प्रकार जब किसानों ने असंतोष बढ़ता, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। और जब अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करना या विभिन्न प्रकार कर लगाना प्रारंभ किया, तो किसानों में क्या असंतोष फैला और इससे विभिन्न किसान आंदोलनों को जन्म मिला। जो पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। और अभी पटवारी के पेपर में इसमें से बहुत ही सरल क्वेश्चन उठाया गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो दोबारा देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब बिजोलिया जो स्थान है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो छोटे छोटे एग्जामों में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जो बिजोलिया था वह मेवाड़ रियासत में कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, कौन से प्रथम श्रेणी का। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार से थी, यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो क्या, जब अपने पड़ोसी राज्यों में भी पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। जो यहाँ के किसान थे वो क्या कृषि अधिक करते थे। कृषकों अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। तो प्रश्न बन सकता है कि बिजोली किसान आंदोलन में मुख्य रूप से कौन सी जाति का विशेष योगदान था। तो कौन सी? धाकड़ जाति का। ठीक है। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। यानी कि जब बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे कौन, गोविंद दास जी की मृत्यु हो गई, तो वहाँ के जागीरदार और ठिकानेदारों में विभिन्न प्रकार के अनबन होने लगी, जिसका परिणाम हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी गोविंद दास जी के बाद जो जागीरदार बने उसने किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लागू कर दिए, जिससे लोगों ने इनका विरोध किया और इस आंदोलन को जन्म मिला। बिजोली किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि बिजोली किसान आंदोलन का जो कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो कितनों में? 3। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1915 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1944 तक। इस काल में आंदोलनों का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। यानी पहले चरण में जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वह स्थानीय लोगों ने किया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से आरंभ हुआ और 1923 तक चला। तो द्वितीय चरण 1915 से 1923 तक। आंदोलन का अंत्य काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों ने किया। तो पहले चरण में जिसका संचालन किसने किया? आम लोगों ने किया। जबकि दूसरे चरण में इसका संचालन किसने किया भाई? अनुभवी व्यक्तियों ने। जैसे कौन? विजय सिंह पथिक जी है, माणिकलाल वर्मा जी है, उन्होंने। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। 1897 में बिजोले ठिकाने के हजारों किसानों एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। तो पटवारी जो एग्ज़ाम बना था, प्रश्न बना था, वो ये बना था। ठीक है, 1897 ठीक है। तो कब? जो बिजोली किसान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ कि एक जो गंगाराम नाम का किसान था धाकड़, उसकी मृत्यु हो गई कहाँ? गिरधारीपुरा गांव में। और वहाँ पर किसान एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार और शोषण के संपन्न किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया। यानी कि आपको पता है कि गांव में भी जब लोग एक साथ में बैठ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे क्या हुआ? गिरधारीपुरा गांव में सब धाकड़ जाति के लोग बैठ गए और
जो जागीरदार थे उसके अत्याचार के बारे में आपस में विचार विमर्श करने लगे। उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। और क्या विचार विमर्श करते हुए यहाँ के जो कुछ किसान थे वो कहाँ चले गए? महाराणा फतेह सिंह जी के पास। उन्होंने जागीरदार की शिकायत की। रियासत सरकार द्वारा अपनाए गए जो किसान थे बिजोलिया के, उन्होंने फतेह सिंह जी से जागीर के विरुद्ध शिकायत की, तो लेकिन राजा ने कोई भी अपना प्रोत्साहन नहीं दिया। इससे बिजोलिया जागीर का किसान पहले से विभिन्न प्रकार के लागों के बोझ में दबा हुआ था। सन 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चमड़ी कर लगा दिया। यानी कि किसानों के पास पहले ही बहुत कर थे, और जो कृष्ण सिंह जी थे उन्होंने क्या 1903 में एक चमड़ी कर लगा दिया, जिसमें क्या लड़की के विवाह पर जागीरदार को या तो 13 रुपये या कुछ जगह आता है 5 रुपये देने पड़ते थे, और जो वर होता था उसको क्या जागीरदार के सामने जाके क्या माथा टेकना पड़ता था। तो इससे किसानों में क्या विरोध व्याप्त हो गया और उन्होंने इसका विरोध किया। इसी कारण जो किसान थे उन्होंने क्या भाई 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, रियायत यानी कि छूट दी जागीरदार ने कुछ, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। तो किसानों ने सोचा कि अगर राजा जो जागीरदार है उसने कुछ छूट दी है तो वो और भी छूट दे सकता है। इस प्रकार 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। यानी कि जो कृष्ण सिंह जी थे उनका कब 1906 में बिना पुत्र के ही क्या हो गया निधन, यानी कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। उनके स्थान पर निकट का ही संबंधी पृथ्वीराज बिजोलिया का स्वामी बना, और उनका एक रिश्तेदार कौन पृथ्वीराज बिजोलिया का नया स्वामी बना। उसने जागीरदार बनते ही किसानों पर तलवार बंधाई कर लगा दिया, जबकि ये कर कौन देता था? जागीरदार राजा को देता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि किसानों से ये रकम वसूलते और सीधा राजा को देते। किसके लिए? तलवार बंधाई कर के लिए। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया। यानी कि कुछ किसानों ने इसका विरोध किया तो क्या जागीरदार ने इनके विरुद्ध सख्ती से इनको कुचलने के लिए दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। यानी कि जो साधु सीताराम दास जी थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, तो उनको क्या पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। सन 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। यानी कि सब कब 1914 में जब पृथ्वी सिंह जी थे उनका देहांत हो जाता है, और उनके जो पुत्र थे वो छोटे थे। कौन? केसरी सिंह जी थी। इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ बोर्ड्स यानी कि महाराणा के नियंत्रण में चला गया। और जब जो केसरी सिंह जी थे छोटे थे तो जो जागीर का कार्य है वो कहाँ चला गया? महाराणा के हाथों में। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, उनके हालत तस से मस नहीं हुए। इस हालत में इस प्रकार का आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ, और इस प्रकार से जो पहला चरण हुआ पूर्ण हुआ। ठीक है, तो पहले चरण में क्या क्या हुआ भाई? चमड़ी कर लगाए गए, तलवार बंधाई कर लगाया गया। ठीक है, और साधु सीताराम जी को पुस्तकालय अध्यक्ष से मुक्त कर दिया गया। इस आंदोलन का दूसरा चरण होता है 1916 से, यानी कि विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में भूप सिंह के बारे में, वे कहाँ से थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्ण क्षमता थी, यानी कि वह सभी प्रकार से संपन्न थे। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। तो प्रश्न बन सकता है कि बिजोली किसान आंदोलन के समय जो विजय सिंह पथिक जी थे उन्होंने कौन सी सभा का गठन किया? तो कौन सी? विद्या प्रचारणी सभा, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिकलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, विजय सिंह पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर किसानों की नौकरी से अवकाश ले लिया। यानी कि जो विजय सिंह पथिक जी थे जब बिजोली किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो तभी माणिकलाल वर्मा जी इनसे प्रभावित हुए और अपनी नौकरी को छोड़कर किसानों के साथ लग लिए। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा एवं देश की रक्षा और दीक्षा ली। यानी कि माणिकलाल वर्मा जी ने भी क्या किया कि अपने देश की रक्षा के लिए विजय सिंह पथिक जी से दीक्षा ली। पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए।
इस कार्य में साधु सीताराम दास को भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय रहे और विजय सिंह पथिक जी थे जो ऊपरमाल का क्षेत्र है उसमें प्रमुख नेता बन गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि जो ऊपरमाल के लोग थे विजय सिंह पथिक जी को किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से? महात्मा जी। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने के लिए 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो प्रश्न बनेगा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? कब? हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में। विजय सिंह पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। यानी कि जो विजय सिंह पथिक जी थे उन्होंने क्या कहा लोगों से कि आप जब राजा या जागीरदार युद्ध में लड़ने जाता है तो आप उनके लिए चंदा मत दीजिए। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, यानी कि किसी के लिए फ्री में काम नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण सिंह पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। प्रश्न बन सकता है कि जो नारायण जी पटेल थे वो किस गांव से? अब जो नारायण जी पटेल थे तो उन्होंने क्या इसका विरोध किया और उनको जेल में डाल दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंच गए। और क्या किसान जो लोग थे वो इकट्ठा होकर कहाँ पहुंच गए भाई? बिजोलिया पहुंच गए। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण सिंह पटेल को जेल से मुक्त कराया और जो किसानों का जत्था था उसने क्या किया भाई? नारायण सिंह पटेल को जेल से मुक्त करा दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने बिजोली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने में प्रताप समाचार पत्र के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। तो प्रश्न बन सकता है कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने अपने पत्र पर प्रताप में बिजोली आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ की खोल दिया। इस प्रचार से फलस्वरूप देशवासियों को बिजोली किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। यानी कि जो प्रताप समाचार पत्र था उसमें बिजोली आंदोलन के बारे में छापा गया जिससे लोगों ने इन पर ध्यान दिया। महात्मा गांधी ने बिजोली किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। यानी कि जब जो विजय सिंह पथिक जी थे कहाँ गए? गांधी जी से मिलने मुंबई गए तो उन्होंने पूरा जो विवरण था बिजोलिया का सुनाया। इससे गांधी जी ने उनकी मदद करने की ठानी। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई भाई को ऊपरमाल किसान की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा। तो प्रश्न बन सकता है कि जो गांधी जी ने बिजोली किसान आंदोलन की जानकारी लेने के किसको लिए भेजा, यानी किसको भेजा? तो किसको? अपने सचिव महादेव भाई को। ठीक है। गांधी जी ने इस हादसे का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोली किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। आरंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारियों किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। यानी कि प्रारंभ में क्या जो ब्रिटिश सरकार थी वो बिजोली किसान आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन जब ये राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुआ तो धीरे धीरे सरकार ने अपने रुख में परिवर्तन किया। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि बिजोली किसान आंदोलन के समय गांधी जी कौन से आंदोलन में लगे हुए थे? तो कुछ में असहयोग आंदोलन में। 1921 में भयंकर रूप ले लिया किसने? असहयोग आंदोलन ने। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोली किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें एजीजी हॉलैंड, उनके सचिव और आंग्रवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। तो प्रश्न बन सकता है कि जो बिजोली किसान आंदोलन को शांत करने के लिए कमेटी गठित की गई थी उसमें कौन कौन शामिल थे? तो हॉलैंड, आंग्रवी, ठीक है, विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। तो समझौता कब हुआ भाई? 11 फरवरी 1922 को। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया और समझौते के लिए किसानों को अनेक रियायतों दी गई। लगभग 35 समाप्त कर दी गई क्या भाई? लागें।
लगभग 35 लाख की समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ और इस प्रकार का 1922 में बिजोली किसान आंदोलन कुछ शांत हुआ। ऐसे हुए आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए। यानी कि पहले तो जो एजीजी थे हॉलैंड, उन्होंने किसानों के साथ जो अनुबंध किया था, यानी कि समझौते किए थे, उनके प्रति वो तत्पर थे। लेकिन जब ऐसे हुआ आंदोलन शांत पड़ा तो वो भी इस समझौते में शांत पड़ गए। किसानों पर पुनः नई लाग लगा दी गई, लगान की मांग भी बढ़ा दी गई। 1923 से 1926 तक किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा भी उपस्थित थे। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया। यानी कि जो विजय सिंह पथिक जी थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी भूमि पर कृषि ना करें, उसको खाली छोड़ दें, यानी बारानी का अर्थ है खाली छोड़ दें। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सुखदेव प्रसाद से व्याप्त विचार विमर्श किए। इसके फलस्वरूप समझौते हुए। हालांकि उदयपुर में इसका पालन नहीं किया गया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल का व्याप्त प्रसार हो रहा था तो इस समय से ही किसान आंदोलन में जुड़े न पाए कुछ पहले आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी राघवाचार्य जी ने राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता को बिजोले भेजा, जिन्होंने किसानों नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दी गई। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ। तो किसके माध्यम से 1941 में राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता और दीवान टी विजय राघवाचार्य के सहयोग से आंदोलन समाप्त हुआ। अगला किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन 1921। बिजोली आंदोलन से प्रेरणा लेकर बेंगू मेवाड़ के ठिकानों में भी अनावश्यक व अत्यधिक करों के कारण लागबाग, बैठ बेगार, सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू हुआ। बेंगू में किसान 1921 में मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। यानी कि जो बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से? भैरवकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हुए। यानी कि जब ये मीटिंग चल रही थी तो यहाँ प्रमुख नेता थे कौन? रूपाजी और कृपाजी। इन पर अंग्रेजों ने गोली चला दी और ये दोनों शहीद हो गए। किसान अपनी मांग के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। यानी कि जो यहाँ का ठिकानेदार था उसने किसानों की बात मान ली गई, लेकिन शासक ने इनकी बात नहीं मानी और इस आंदोलन को कुचल दिया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। तो प्रश्न बन सकता है कि बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। अगला किसान आंदोलन है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 5% जातीय ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर, मेव समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त कानून लागू किया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई। यानी कि यहाँ पर जो कृषि व्यवस्था थी वो अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम क्या भूमि बंदोबस्त प्रथा के कारण इस राजस्व में वृद्धि कर दी गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बड़े भू राजस्व के विरुद्ध आंदोलन किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान न दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। तो ये भोजी लंबरदार जो वाला प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड में थोड़े दिन पहले ही पूछा गया था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भयावह भाषण दिए। जो भोजी लंबरदार थे उन्होंने कब? 23 नवंबर 1931 को भाषण दिए और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हुआ। तो यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा भरतपुर से कि इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ और इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन? भोजी लंबरदार। अगला किसान आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की। तो प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद हादी ने मेव किसान आंदोलन के समय कौन सी संस्था की स्थापना की? तो किसकी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की। मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व
गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। किसके? यासीन खान। इनके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ की फसल पर लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया। यानी कि जो सरकार थी, राज्य सरकार, उसने क्या किया, मेवों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक मुस्लिम सदस्य को अपने पार्टी में रखने की बात कही, जिनका नाम क्या था? बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। इनके बावजूद आंदोलन केवल तेज नहीं हुआ बल्कि उग्र हो गया। 1937 में जो मिस्टर बिलग्रामी को महातत मेव संगठन जात एक विशेष समिति का गठन किया। यानी कि जो बिलग्रामी जी थे, उनके मातहत यानी कि उनकी बात को मानते हुए मेव संगठन की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व एवं अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य किया गया। तो इस प्रकार से अलवर का मेव किसान आंदोलन समाप्त हुआ। अगला है अलवर किसान आंदोलन एवं नींबू चना कांड। तो बहुत अच्छा है, इससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये कब से कब रहा? 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सूअरों के अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। यानी कि जो अलवर रियासत में किनको? जंगली सूअरों को, जो जंगली सूअर होते हैं उनको क्या अनाज खिलाकर पाला जाता था। और ये सूअर क्या किसानों की फसल को भी बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासत सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। सूअरों की समस्या का निराकरण करने हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। और जब यहाँ के किसानों ने राजा से कहा तो राजा ने भी क्या, उनको मारने से मना कर दिया। अतः सरकार ने समझौता कर किसानों और सूअरों को मारने की इजाज़त दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोधाभास स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नींबू चना में एकत्रित हुए। यानी कि जब जो यहाँ के शासक जयसिंह था, उसने क्या करों में वृद्धि की, तो लोग नींबू चना नामक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने क्या, उस सेना पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से आंधाधुंध फायरिंग कर दी। जब वो नींबू चना में एकत्रित हुए थे किसान, तो उन पर क्या अंग्रेज़ों की सेना ने और अलवर रियासत की सेना ने आंधाधुंध गोलियां चला दी। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। यानी गांधी जी ने कहा यह जो अलवर में नींबू चना कांड हुआ है, ये जलियांवाला हत्याकांड से भी बदतर है। उसे दायरवाद गहरा व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन